Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट इजी, जहाँ पे आज हम एसपी मतलब सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। टिल टुडे आज तक हमने 3 चैप्टर्स पूरे कर लिए हैं, जिसके अंदर सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसके अंदर एक कंपनी, वो किसी भी तरह की कंपनी हो सकती है, वो जो पैसों की ज़रूरत उसकी होती है उसे पूरा कैसे करती है। उसके अंदर हमने ये भी सीखा है कि वो चाहे तो शेयर्स बेच सकती है, वो चाहे तो डिबेंचर्स बेच सकती है, और उसके अलावा और काफ़ी ऑप्शंस उसके पास में होते हैं। फिर पिछले चैप्टर में हमने सोचा या सीखा कि इशू ऑफ शेयर्स के लिए एक प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये जो कायदे कानून है हमको किस तरह फॉलो करने हैं, या जो भी ये शेयर्स बेचती है उनको किस तरह फॉलो करना है। आज के चैप्टर में हम शुरू करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का मूल अर्थ क्या है ये पहले कवर अप कर लिया है। आज और आने वाले लेक्चर्स में मुझे आपको ये समझाना है कि डिबेंचर्स जो होते हैं उसके प्रोसीजर में हमको क्या याद रखना है। मतलब ये डिबेंचर्स जब किसी भी तरह की कंपनी, वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, जब बेचती है तो किन चीज़ों का ध्यान उनको रखना पड़ता है, ये मैं जल्दी से बता देता हूँ कि रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत, कायदे कानून की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमारा जो देश है ना भारत, ह्यूज, बहुत बड़ा है, ओके। तो इसमें जो भी चीज़ों की स्थापना होती है, एस्टैब्लिशमेंट होती है, बराबर, वो रिलीजियस हो, नॉन रिलीजियस हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, ओके, उसका जो ऑपरेशन का लेवल होता है, अगर वो सक्सेसफुल है तो काफ़ी बड़ा होता है, ओके। उसका मतलब क्या है, अगर अच्छी बात हो वो भी काफ़ी बड़ी होती है, और अगर बुरी बात हो वो भी काफ़ी बड़ी होती है। और बुरी चीज़ों में फ्रॉड या स्कैम्स ये गिना जा सकता है। और क्योंकि जैसे मैंने कहा, हमारे देश का साइज़ और उससे कनेक्टेड सारी चीज़ों का साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा रहता है। तो जब हम डिबेंचर्स की बात करें या डिपॉजिट्स की बात करें, जो आने वाले लेक्चर्स में आने वाला है, तो जब किसी भी तरीके की कंपनी ये पैसा मार्केट से लेती है, डिबेंचर्स बेचती है, शेयर्स बेचती है, डिपॉजिट्स के नाम से पैसा लेती है, तो ये पैसे का अमाउंट, बोलने के लिए तो मैं पैसा बोल रहा हूँ, बट ये करोड़ों बिलियन रुपीस में होता है। इसकी सुरक्षा करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्कैम्स या किसी भी तरह का घोटाला जब पता चलता है, बराबर, पिछले 20 सालों से, 20, 25, 30 सालों से, अच्छा, हर साल कोई ना कोई स्कैम, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी बहुत बड़ा, पता चलता ही है। और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य की बात यह है, जब वो स्कैम पता चलता है वो कभी भी शुरुआत में नहीं पता चलता। जब पूरा धन
लूट लिया गया है, वेदर वो कोई बड़ी कंपनी का हो, वेदर वो कोई बड़ी बैंक का हो, वो पैसा पूरी तरीके से गलत इस्तेमाल होने के बाद ही अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, उसका पता चलता है। तो उसको रोकने के लिए या उसे जल्दी पकड़ा जाने के लिए ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स के कनेक्शन में, ओके, डिबेंचर्स एक तरीके का कर्जा होता है जो एक कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर से लेती है। तो ये जो कर्जे का पैसा है उनको लौटाना है, इंटरेस्ट समेत लौटाना है, टाइम पे लौटाना है, और उसके लिए इन कंपनीज को अपनी कोई ना कोई चीज़ एक तरीके से गिरवी रखनी है। अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हो तो भैया ऐसा है कि वो बैंक हमारे कोई पापा या दादा का या ससुर का तो है नहीं कि लोन ले लिया जाके पैसे इस्तेमाल कर लिए, सही या गलत, बट आपको कोई ना कोई चीज़ उधारी रखनी ज़रूर पड़ती है, कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है। उसी तरीके से जब एक कंपनी डिबेंचर्स के रूप में पैसा लेती है तो उनको कोई ना कोई गारंटी तो देनी पड़ेगी डिबेंचर होल्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए कि भैया टेंशन मत लेना, आपका पैसा हमारे साथ में सुरक्षित है। तो ये जो कायदे कानून है, इन बढ़ते हुए फ्रॉड्स को, स्कैम्स को देखकर ये सारे कायदे कानून अपडेट होते रहते हैं, रिवाइज होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, क्योंकि एक ज़माना था जब किसी की भी धन दौलत फिजिकल फॉर्म में होती थी, मतलब उनके पास बंगले, गाड़ियाँ, धन दौलत, ज़मीन जायदाद, ये सारी चीज़ें होती थी, ओके। बट आजकल जो ये एसेट है ये डिजिटल हो चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी एक बड़ी चीज़ आजकल हो चुकी है, काफ़ी लोगों ने अपना निवेश इन क्रिप्टो करेंसीज में किया है। तो उसके लिए सरकार को या जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है उनको समय समय पर जो अपने रूल्स है, जैसे अगर आप आपके कंप्यूटर में किसी भी तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हो तो एक एंटीवायरस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एंटीवायरस डाल दिया, ऐसा नहीं कि मैंने डाल दिया अब छोड़ो अभी वायरस का कोई टेंशन नहीं जी, हर दिन नया डिजिटल वायरस पैदा होता है, तो वो एंटीवायरस को अपडेट होना पड़ता है, ओके। जैसे जैसे ही कोरोना वायरस आया था, वो कोरोना वायरस खुद अपने आप को अपडेट करता था, म्यूटेट करता था और अपना एक नया चेहरा लेकर आता था। तो वैक्सीन को भी वो सारे चेहरे को निपटना पड़ा उसी तरीके से। चलो ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, इस चैप्टर के ऊपर दोबारा लौट आते हैं। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स जब एक कंपनी करती है उनको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, ओके। और आगे के पूरे प्रोसीजर को डिटेल में समझाने के लिए आगे के लेक्चर्स में हम मुलाकात करने वाले हैं। अभी के लिए मेरे पीछे क्या दिया गया है कि कोई भी कंपनी डिबेंचर्स कब इशू कर सकती है, ओके। सीधी सी बात है, अगर सोचो ना कि लड़का लड़की शादी की बात चल रही है, तो लड़की या लड़का दोनों तरफ से जो ऑपोजिट पार्टी का इतिहास है उसे कंसिडर ज़रूर किया जाएगा, ओके। मतलब अगर लड़के का इतिहास है कि पिछले 2 महीने पहले ही वो 4 महीने जेल में रह के आया है, तो इट इज़ हाईली डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल कि जो लड़की के पिताजी है या ख़ानदान वाले बोले कि हाँ ब्याह कर लो, कोई तकलीफ़ नहीं, क्योंकि इतिहास में गड़बड़ है। उसी तरीके से जब शेयर्स या डिबेंचर्स को बेचा जाता है तो कंपनी और कंपनी चलाने वालों का इतिहास, ओके, देखा जाता है, क्या वो क्लियर है, क्या उसके ऊपर धब्बे हैं। जैसे कंपनीज प्रेफर इशूइंग डिबेंचर्स टू रेज फंड्स एज दे कैन बी रीपेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये सिंपल सी बात है कि कंपनीज ये कोशिश करते हैं कि जो उनके पैसों की रिक्वायरमेंट है वो इन डिबेंचर्स को बेचकर की जा सके, क्योंकि डिबेंचर्स का जो पैसा लौटाना है वो काफ़ी समय के बाद में लौटाया जा सकता है। तो कंपनी को काफ़ी समय मिलता है ये पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए, ओके। अ कंपनी कैन मेक पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स, कि पब्लिक को डिबेंचर्स चाहे तो डेफिनेटली प्राइवेटली भी बेचा जा सकता है, बट अगर पब्लिक को बेचा जाता है, पब्लिक जनता जनार्दन, अच्छा, तो किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। द कंपनी और इट्स प्रमोटर्स और इट्स डायरेक्टर्स, कंपनी खुद या जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की है या जो कंपनी की गाड़ी को चलाते हैं, डायरेक्टर्स, हैव नॉट बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट बाय द सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
इन्होंने इन लोगों के ऊपर, कंपनी के ऊपर, प्रोमोटर्स के ऊपर या डायरेक्टर्स के ऊपर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं रखी है। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है कि आप लोगों ने कुछ गलत किया है, आप सिक्योरिटी मार्केट में जाके पैसा नहीं उठा सकते हैं। तो ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कंपनी और इट्स प्रोमोटर्स और इट्स डायरेक्टर्स हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज विलफुल डिफॉल्टर्स और हैज नॉट डिफॉल्टेड in repaying any principal or interest or on any debt securities for a period of more than 6 months। पिछले 6 महीने में ये कंपनी या ये प्रमोटर या ये डायरेक्टर्स, इन्होंने अगर कोई कर्जा लिया था, उस कर्जे को लौटाने में या कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट को लौटाने में किसी भी तरीके का डिफॉल्ट, लेट उन्होंने देरी नहीं की है पिछले 6 महीनों में। मतलब अगर पिछले 6 महीनों में गाड़ी अच्छी चली है, कंपनीज तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते ही है। अगर मैं जाके किसी भी बैंक से लोन लेने वाला हूं तो मैं ये जानता हूं कि बैंक वाला मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड जरूर देखेगा। हो सकता है 10 साल पहले का नहीं, बट पिछले 2-3 साल का तो देखेगा। तो मैं तो पक्का करूंगा कि पिछले 2-3 साल में मैंने कोई भी गड़बड़ बैंक के द्वारा नहीं किया होगा। उसी तरीके से कंपनी का भी पिछले 6 महीने का एक रिकॉर्ड देखा जाता है। तो अगर ये गलतियां कंपनीज ने नहीं की है तो ऑटोमेटिकली उन लोगों को परमिशन रहती है ये वाले डिबेंचर्स बेचने की। अभी हम थोड़ा ध्यान देते हैं कि कौन से कानून कहाँ पे बनाए गए हैं जब इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होता है। कंपनीज को ये सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स के कानून टू द पॉइंट, ओके, वर्ड टू वर्ड, अल्फाबेट टू अल्फाबेट फॉलो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पूरी कोशिश की गई है कि यदि ये जो कानून है इसे फॉलो किया जाए तो जो फ्रॉड या घपला, ओके, या नुकसान की जो पॉसिबिलिटी है वो कम से कम हो जाए। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013 ये था 1956 का, बट इसको एक तरीके से वर्जन 2 निकाला गया, ओके, कंप्लीटली इसको नया एक कपड़ा पहनाया गया और इसको कंपनीज एक्ट 2013 कहा जाता है। इसके सेक्शन 71 में जब डिबेंचर्स बेचे जाते हैं उसके लिए कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए ये पूरी तरीके से बताए गए हैं। और ये रूल्स इतने डिटेल में बताए गए हैं कि किसी भी तरीके का मिस्टेक या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। ये सबसे बड़ा रूल है जो, या सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2013 का, जो अलग अलग कंपनीज को जब वो डिबेंचर्स बेचते हैं फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, उसके अलावा और लंबी लिस्ट है कंपनीज, क्योंकि अगर मतलब अगर कोई गलती करना चाहता है ना तो वो कायदे में लूप होल, अच्छा, मतलब वो कायदे में कहाँ ना कहाँ पे कायदे की कमजोरी ढूंढता है। अरे ये कमजोरी है, देखो यहाँ पर कोई ना कोई छेद बना के मैं यहाँ पर लूटने की कोशिश कर सकता हूँ। हाँ, तो इसके अलावा पॉइंट 1 के अलावा और काफ़ी अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं इस इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के प्रोसीजर को फुल प्रूफ करने के लिए। तो कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल 2014, इसके रूल 18 के अंदर कंटेन्स प्रोविजंस फॉर इश्यू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स। डिबेंचर्स अलग अलग तरीके के रहते हैं, ये आपने इसके पहले भी सीखा है। तो अगर आप सिक्योर्ड डिबेंचर्स, मतलब कोई ना कोई चीज गिरवी रखी गई है, उसके लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, वो कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल 2014 के रूल 18 के अंदर एग्जैक्टली दिए गए हैं। इसके अलावा सेबी, ओके, सेबी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, और क्योंकि ये कंपनीज सिक्योरिटीज मार्केट या तो जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके साथ में घनिष्ठ संबंध रखते हैं, तो सेबी काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, काफ़ी गाइडलाइंस, ओके, इन कंपनीज को फॉलो करने के लिए देती है। तो सेबी इश्यूज एंड लिस्टिंग ऑफ डेप्ट सिक्योरिटीज 2008, और इसी के थोड़ा आगे आप जाओ तो इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये 2009। तो ये 2 सालों में अलग अलग कायदे सेबी ने भी बनाई है। ये जो कायदे बनाए गए हैं उसको थोड़े लंबा डिस्कशन में हम आने वाले लेक्चर्स में लेंगे। आज मैं एक हेलीकॉप्टर व्यू आपको दे रहा हूं कि किस तरीके का डिबेंचर होगा, उसके लिए किस तरीके के गाइडलाइंस और किन्होंने वो गाइडलाइंस हमें दिए हैं। ओके, तो अगर आप सेबी के इश्यूज एंड लिस्टिंग ऑफ डेप्ट सिक्योरिटीज देखो, आगे क्या कहा गया है, कवर्स प्रोविजंस
फॉर इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डिबेंचर्स विच आर नॉट कन्वर्टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइदर इनटू होली और पार्टली इनटू इक्विटी डिबेंचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जाने कि एक फेमस टाइप के डिबेंचर्स होते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, मतलब अगर वो डिबेंचर 10 साल का है, 10 साल के बाद में डिबेंचर होल्डर को पूछा जाता है सर आपको पैसे चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो आपके डिबेंचर्स को हम इक्विटी शेयर्स में बदली कर देते हैं। सीधी सी बात है, आपको पैसा नहीं देंगे, हम इक्विटी शेयर्स देंगे। अब ये अच्छा है बुरा है, ये कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। बट सेबी का ये जो 2008 का रूल है ये किसके लिए थे, विच आर नॉट कन्वर्टेबल। और अगर आप आगे जाओ ये है दैट आर कन्वर्टेबल आइदर पार्शियली और फुल्ली। तो जो 2008 का था वो था नॉन कन्वर्टेबल के लिए, और 2009 में जो आया वो था कन्वर्टेबल के लिए। इसके अलावा अलग और रूल्स बनाए गए हैं, ये 2015 के अंदर बनाया गया था। लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, मतलब जब सिक्योरिटीज मार्केट में इन डिबेंचर्स को लिस्ट किया जाता है ताकि इसकी खरीदारी बिक्री हो सके, और इसके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि कंपनी जब भी कोई भी चीज़ करती है ये नॉर्मली पब्लिक कंपनीज होते हैं, और ये जो पब्लिक कंपनीज होते हैं कोई भी चीज़ छिपा कर नहीं कर सकते हैं, इन्हें किस तरह से डिस्क्लोज करना है। ओके, ये बहुत कभी कभी क्या होता है ना, आप अगर टू व्हीलर चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो और ट्रैफिक सिग्नल आपने तोड़ दिया और आपने एक लेफ्ट या राइट गलत ले लिया, और एकाएक अरे मैंने ट्रैफिक वाले को देखा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया। मतलब ट्रैफिक वाला है तो सामने खड़ा होना चाहिए ना, डिस्क्लोज करना चाहिए अपने आप को, ये क्या छिपा बैठा पड़ा है। तो आई रिपीट, ऐसा छिपा हुआ चीज़ काम कंपनीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको जब वो शेयर्स डिबेंचर्स बेचते हैं, इशू करते हैं, उसको किस तरह से डिस्क्लोज करना है अपने अकाउंट्स, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, इसकी पूरी जानकारी ये सेबी की गाइडलाइंस में दी गई है। और अगर किसी भी तरीके का बैंक इशू ऑफ डिबेंचर्स करता है, ओके, या नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स बेचता है, ओके, तो आरबीआई, क्योंकि आरबीआई इन सभी बैंक्स का एक तरीके से पापा है, उसने कायदे कानून बनाए हैं, उसने गाइडलाइंस दिए हैं। ओके, जैसे आपके पापा आपको गाइडलाइंस देंगे, अगर आप दोस्तों के साथ में बाहर जाते हो, पिकनिक पे जाते हो, किसी पार्टी शार्टी पे जाते हो, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पीना है क्या नहीं पीना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कब लौट आना है, ये सारे गाइडलाइंस होते हैं, आपके भले के लिए रहते हैं। उसी तरह आरबीआई ने भी गाइडलाइंस बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें ऊपर से लेकर नीचे तक अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, कंपनी का जो एक्ट है उसे फॉलो करना पड़ता है, सेबी के जो गाइडलाइंस रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसे फॉलो करने पड़ते हैं, और आरबीआई का गाइडलाइन, अगर कोई भी आरबीआई का बैंक जो उसके नीचे काम करता है, अच्छा, वो फॉलो करता है। अच्छा, ये थोड़े थोड़े आइकन्स है जिसके इम्प्लीकेशंस जब भी इशू ऑफ डिबेंचर्स होता है उसको हमको फॉलो करना है। ओके, वेरी क्विकली, अ कंपनी कैन इशू सेक्योर्ड एज वेल एज अनसेक्योर्ड डिबेंचर्स, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। इट कैन इशू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और डिबेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स जो एक कंपनी इशू करती है। ऑल डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिबेंचर्स एक तरीके से लोन या कर्जा होता है, उसको लौटाना कंपलसरी होता है, रीपे करना कंपलसरी होता है। कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स टू इट्स मेंबर्स, वो चाहे तो अपने मेंबर्स को, वो पब्लिक को बेच सकती है या प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, ये अलग अलग ऑप्शंस है। कंपनी कैन ऑल्सो लिस्ट इट्स डिबेंचर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, जो सिक्योरिटीज मार्केट करके कहलाया जाता है। ओके, ये डिबेंचर्स बेचने का हक किसे है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक लिमिट दी जाती है कि इतने तक का पैसा आप डिबेंचर्स को बेच के ले सकते हो। बट अगर इस लिमिट को और बढ़ाया जाना चाहिए तो जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, मिस्टर अंबानी जहां पर पीछे खड़े हैं, उसके अंदर इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स से परमिशन लेनी पड़ती है ताकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर उसके लिए फेरबदल किया जा सके। तो ये तो हुआ कि जब इशू ऑफ डिबेंचर्स होता है तो किन लोगों ने कौन से कानून किस किस चीज़ों के लिए बनाकर रखी है। अब इन कानून्स और इन सेक्शंस में दिया गया जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, इसको थोड़ा और डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में हम डेफिनेटली करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये जो
कानून कार्रवाई का डिपार्टमेंट है ना, ये काफ़ी हद तक थोड़ा बोरिंग ज़रूर लगता है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उसके अलावा थोड़ा और नॉलेज मैं आपको दे सकूँ। जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूं, अपना ख्याल आप ज़रूर रखें। अगर आप पुराने यहाँ पर हो तो शेयरिंग करते रहे, अगर आप यहाँ पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करते हुए जाइए। कोई भी चीज़ अगर हमको बतानी है तो कमेंट बॉक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूँ, अपना ख्याल रखिए। बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।